एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है और ये एनसीईआरटी का क्लास 8 चैप्टर 5 है और हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन लगा लें। पेन लग गया, कलर हरा कर देते हैं, कोई दूसरा कलर रखते हैं। चलिए, क्या आपने यह कभी विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, हाँ, ये चैप्टर 5 का नाम उद्योग है, इंडस्ट्री, ये भी ध्यान रखना है। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, के बाद प्रोडक्शन बोलते हैं, के बाद आप तक पहुंचती है। अच्छा, ये हिंदी में पढ़ने के बाद हम लोग अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे। सभी चैप्टर का हिंदी अंग्रेजी देखते जाइएगा। ऊपर वीडियो में हमने डाला भी है, इस चैप्टर का भी डाल देंगे अंग्रेजी वाला। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक लाया जाता है, जहां वृक्षों की लकड़ी को संशोधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में ही आपके हाथों में पहुंचती है। तो कितना लंबा प्रक्रिया है एक कागज़ का आप तक पहुंचना, पेड़ से शुरू होकर वो जो कागज़ है उस रूप में बनना। तो द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि लंबा विनिर्माण की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो द्वितीय क्रियाकलाप सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का है। अब कृषि में हमने पढ़ा था ने कच्चे माल को सेकेंडरी सेक्टर में जो है विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, वैल्यू ऐड किया जाता है। असल में कच्चे माल में वैल्यू ऐड किया जाता है, वो अधिक मूल्य वाला हो जाता है। जैसे लकड़ी को लुगदी से फिर कागज़ में बदलना। जैसा आपने देखा कि लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में विनिर्माण के दो चरणों से प्रदर्शित करते हैं। उद्योग, इंडस्ट्री का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। अभी इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, उद्योग, तो इंडस्ट्री क्या होता है इस बारे में हम लोग थोड़ा जान लें तो आगे पढ़ाई करने में आसान हो जाएगा। तो इंडस्ट्री क्या है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें शामिल है उद्योग में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। उत्पादन से लेके इसमें संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि ध्यान रखना है, उद्योग का मतलब आर्थिक गतिविधि होता है जिसमें उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। इन्हें एक ट्रिविया दिया हुआ है इधर, इसको भी देख लेते हैं। ये यात्रा आरंभ कागज़ का दिखाया गया है। कागज़ निर्माण पुनः चक्रण। कपास के खेत से आपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा को पता कीजिए। क्रियाकलाप एक एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है कि कॉटन जो है ना, कॉटन से जो आपके कपड़े बन रहे हैं, तो कॉटन से लेकर आपके कपड़े बनने तक की क्या प्रक्रिया है उस बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल के आधार पर भी है। कच्चा माल के आधार पर, आकार और स्वामित्व के आधार पर। पहले कच्चा माल के आधार पर देखते हैं। कच्चा माल किसको कहते हैं? कच्चा माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कच्चा माल के उपयोग के आधार पर ध्यान रखना है, 4 है। खनिज आधारित हो सकता है, कृषि आधारित हो सकता है, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग
कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण, तो याद रखना है कि कृषि उद्योग आधारित उद्योग कौन कौन से, ये चर्म भी है ना, ये कृषि उद्योग के अंदर ही आएगा, कृषि आधारित उद्योग के अंदर ही आएगा। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों के उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। खनिज आधारित जो उद्योग है ना, वो प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग करते हैं, कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क इसका मतलब है कि लोहा क्या है, लोहा किसी दूसरे इंडस्ट्री में मशीन जो बनता है उसमें काम आ जा रहा है, किसी और से मैंने सब कुछ बनाने में, जहाज इंडस्ट्री में काम आ जा रहा है, एग्रीकल्चर में काम आ जा रहा है। लोहा स्वयं में जो बनता है तो वो दूसरे इंडस्ट्री में सहायक हो जाता है। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों के निर्माण में, भवन निर्माण में, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। अब है वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ उद्योग जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा उद्योग किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आकार के आधार पर उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि से है, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। तो आकार तीन चीज़ों को मिला के देखते हैं। सबसे पहला काम है कितना पूंजी लगा है, फिर कितने लोग उसमें नियोजित हैं, पूंजी कितना लगा, फिर नियोजित कितने लोग हैं और उत्पादन कितना हो रहा है। तो इस प्रकार जो देखते हैं आकार के आधार पर ये आकार में देखा जाता है ना। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भाग में बांटा गया है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दो तरह का आकार के आधार पर उद्योग होता है, लघु आकार का उद्योग और बृहद आकार का। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने का माने लघु है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादन के निर्माण हाथ से होता है। छोटे उद्योग कौन कौन है, जिसमें दस्तकार हाथ से काम करने, दस्तकार बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स को, जो हाथ से काम करते हैं ना, अपना हुनर का इस्तेमाल करके, बिना मशीन के। मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं पर मेन हाथ से ही करते हैं, मैनुअली। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और सामान, हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तर की होती है। रेशम की बुआई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने का उद्योग है। रेशम की बुआई छोटा वाला है, जबकि ऑटोमोबाइल मशीन सब बड़ा। मखाने के खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं, ये लघु उद्योग के अंदर आएगा, मखाना वाला। अब स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री कितने तरह क्या होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के ये ध्यान में रखना, ये सब सवाल आपके जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो ऑप्शन दे देता है मिलाने के लिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, उसके बाद राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, चौथा है सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये समझ आना है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, मतलब इस पर स्टेट का क्या है, कंट्रोल है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों
अथवा व्यक्तियों के समूह के पास होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है, जिसमें सरकार भी काम कर रही है और पब्लिक भी कोई निजी आदमी भी साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन, असल में जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज है ना, जो कोऑपरेटिव से काम करती है, वो सहकारी क्षेत्र वाले हैं, जिसमें जो लोग उसमें उत्पादन दे रहे हैं, जो मूल लोग हैं, वही सब मिलके उसका काम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सरकारी उपक्रम उत्तम उदाहरण। यह सहकारी क्षेत्र का सुधा डेयरी के बारे में दिखाया गया है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग कहाँ पर अवस्थित होंगे, उसमें कौन कौन से कारक होते हैं, उनको अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसके बारे में है। यहाँ एक चित्र में दर्शा दिया गया है, एक ही चित्र में सब समझ में आ जाता है। उद्योगों के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जल, बाजार, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, ये सब क्या करते हैं? किसी भी इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। 1 जल, 2 बाजार, 3 पूंजी, 4 श्रम, 5 कच्चा माल, 6 विद्युत, 7 जमीन, 8 परिवहन, 9 संचार, ये सारे प्रभावित करते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हों। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। औद्योगिक तंत्र क्या है? औद्योगिक तंत्र में निवेश, इन्वेस्टमेंट, फिर प्रक्रम, फिर निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य संरचना शामिल है। ये ध्यान रखना है। निवेश में क्या क्या चीज़ आता है? निवेश में है कच्चा माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। ये सारे चीज़ किस चीज़ में आता है? निवेश के अंदर है। प्रक्रम में कई तरह की क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई और छपाई शामिल हैं। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। फिर औद्योगिक प्रदेश, एक यहाँ ट्रिविया दिया गया है कि क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया कि आपको करना है। चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। ये 3 चीज़ होता है किसी भी चीज़ को बनने में। एक तो निवेश होता है, फाइनल आउटपुट तक आने में निवेश होता है, फिर उसकी बनने की प्रक्रिया यानी प्रक्रम होता है, फिर वो बनता है उत्पादन। तो निवेश, प्रक्रम और निर्गत, उत्पादन का निर्गत। औद्योगिक प्रदेश के बारे में अब जानेंगे। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। ये ध्यान रखना है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वो अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, आप मोटा मोटी ये समझिए कि 22.5 डिग्री से लेकर 62.5 डिग्री के बीच का जो इलाका है नॉर्थ में, वो इलाके में, नॉर्थ साउथ दोनों के इस बीच के इलाके को बोलते हैं, लेकिन आबादी तो नॉर्थ में ही बसता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं। अब विश्व के कुछ औद्योगिक क्षेत्र इस मैप में दिखाए गए हैं, औद्योगिक प्रदेश दिखाए गए हैं।
तो अपने यहाँ भी शायद हैं, ये चेन्नई वाला इलाका है, इस तरह का है, और भी बाकी जगह भी हैं, है ना। अमेरिका का ये पूर्वी अमेरिका को दिखाया गया है। तो ये सब जो जगह हैं, फिर ये इलाका जो दिखाया गया है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ। गुड़गांव, ये समूह को याद रखना है। एक तो मुंबई पुणे समूह है, एक बंगलौर 2, तमिलनाडु 3, हुगली प्रदेश पूरा 4, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश 5, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश 6, विशाखापत्तनम और गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम गुंटूर एक साथ, फिर गुड़गांव दिल्ली मेरठ एक साथ। गुड़गांव जिसको नोएडा दिल्ली मेरठ आप कह सकते हैं, औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम। तो ये 6-7 अपने यहाँ औद्योगिक प्रदेश हैं, तो ध्यान में रखना। ऐसे गिनती करके हम लिख ही देते हैं। चलिए, एक हो गया मुंबई पुणे, दूसरा हो गया बंगलोर, तीसरा होगा तमिलनाडु स्टेट, चौथा हो गया हुगली प्रदेश, पाँचवा हो गया अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, छठा हो गया छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, सातवां हो गया विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, आठवां हो गया गुड़गांव जिसको नोएडा दिल्ली मेरठ कहते हैं, और नौवां हो गया कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये 9। औद्योगिक विपदा, उद्योगों में कभी कभी विपदा भी आती है, आपदा भी आती है। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के तकनीकी विफलता के कारण आती है, या बेतरतीब उपयोग के कारण आती है, या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को, ये ध्यान रखना है डेट, भोपाल गैस त्रैसदी का ये डेट है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड, ये ध्यान रखना है, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना। कौन सा कंपनी था, यूनियन कार्बाइड। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984। कहाँ हुआ था, तो ये MP में हुआ था। तो इसको आप देखेंगे, भोपाल में हुआ था जो MP में है, मध्य प्रदेश। गैस का रिसाव हुआ था 1989 में। सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या एक से अधिक बीमारी, अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र से विकृत आंत्र शोध विकृतियों से पीड़ित हैं। 36,000 का आंकड़ा तो सरकार ही दे रही है, 35,598, 35,600 का आंकड़ा सरकार ही दे रही है, तो आप समझ रहे हैं कि कितना मृत्यु हुआ होगा। 23 दिसंबर 2005 को चीन के गाओ कायो चोंगजिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग न पाए, आंखें, त्वचा, फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये 23 दिसंबर 2005 की घटना है चीन में। जोखिम कम करने के उपाय, घने बसे आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों से अलग दूर रखना जाना चाहिए। घनी आबादी से दूर होना चाहिए इंडस्ट्री। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उसके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए, उनको शिक्षित भी करना है। आग की चेतावनी और अग्निशामक की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। चेतावनी की व्यवस्था को, जब कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको काबू पाने की व्यवस्था ठीक करनी है। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, यानी कि मनमाना कर दिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय के उन्नत किया जाना चाहिए। उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण को उन्नत किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं
उभरते उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। उभरते उद्योग को एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं सनराइज उद्योग। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी आईटी वाला, स्वास्थ्य लाभ, साक्षात्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से सनराइज में शामिल हैं? आईटी सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर का और साक्षात्कार जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं और एक शब्द और है वो, और ज्ञान का जो है ना, नॉलेज वगैरह के लिए जो आप ट्रेनिंग करते हैं वो सनराइज उद्योग। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। उद्योगों का वितरण, विश्व में प्रमुख उद्योगों का वितरण कहाँ कहाँ है? तो पहले कौन कौन सा उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ सनराइज उद्योग है, इंडस्ट्री है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। आईटी सेक्टर कहाँ है? भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। सनराइज उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी एक बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। एक पोषक उद्योग है, यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क के इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु इस्पात को असमान कठोरता, ढीलता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। असमान कठोरता और जंग रोधक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, यह ध्यान रखना है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसको कहेंगे? इस्पात उद्योग को। लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम उपभोग करते हैं वो या तो लोहा इस्पात के बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात के बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयों जिनका उपयोग आप करते हैं वो भी इस्पात से बने हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां अवस्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात का निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र जैसे भिलाई, अपने यहाँ कहाँ कहाँ इस्पात उद्योग केंद्र है? भिलाई 1, दुर्गापुर 2, बर्नपुर 3, जमशेदपुर 4, राउरकेला 5, बोकारो 6 एक ही प्रदेश में स्थित है। भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। जो 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये आपको अब खूब बढ़िया से याद रखना है कि कौन चीज़ कहाँ है। भिलाई कहाँ है? वेस्ट बंगाल में।
दुर्गापुर कहाँ है? ये झारखंड में है दुर्गापुर। फिर बरनपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद जमशेदपुर कहाँ है? भिलाई है शायद छत्तीसगढ़ में। फिर से शुरू करते हैं, गलती बता दिए थे। भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर और राउरकेला, बोकारो। तो इसमें बोकारो तो है झारखंड में। फिर दुर्गापुर, बरनपुर, बोकारो और जमशेदपुर ये है झारखंड में। राउरकेला है, ये देखना पड़ेगा। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, बरनपुर वेस्ट बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में और बोकारो झारखंड में। एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। जो 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। आपको पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए कि भारत में स्टील प्लांट कहाँ कहाँ है। तो आपको ये सारे तो अच्छे से याद होना चाहिए। सलेम कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाई में है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में। बरनपुर है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला है उड़ीसा में और बोकारो है झारखंड में। ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके साथ ही वे 4 राज्यों में स्थित है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विजयनगर कर्नाटक। भद्रावती कहाँ है? विजयनगर में है जो कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ स्टील प्लांट है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब ऊपर कुछ चीज़ छूट गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ते वक्त एक चीज़ छूटा था, जो कितना स्टील कितना लोहा मिलाने से बनता है, ये देखा जाएगा अभी। विश्व के प्रमुख लोहा उत्पादन क्षेत्र ये है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एगो मैप में बताया गया है, भारत में भी दिखाया गया है और बाकी जगह भी दिखाया गया है, रूस में दिखाया गया है। ये छूट गया था, इसको देख लेते हैं। 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, तब जाके बनता है 1 टन इस्पात। सबसे पहले इस्पात का जो अयस्क है ना, वो 4 टन जब अयस्क लेते हैं तो उसको 1 टन इस्पात निकलने में कितना खर्चा आता है, क्या क्या मटेरियल लगते हैं 1 टन इस्पात में। तो 1 टन इस्पात जब निकालना है तो अयस्क के 4 टन लगेंगे, कोयला का 8 टन लगेगा और 1 टन लगेगा चूना पत्थर का। तो अगर आप रेशियो मान के चलें तो रेशियो चलता है 1:4:8 का, और तो समझिए कि 1:4:8 नहीं, 4:8:1 का चलता है। 4 टन अयस्क, 8 टन कोयला और 1 टन चूना पत्थर, 4:8:1 का चलेगा रेशियो। अब आते हैं आगे। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को के नाम से जानते थे। यह निजी स्वामित्व में था, प्राइवेट कंपनी थी। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई। अपने यहाँ सबसे पुराना जो लोहा फैक्ट्री है, इस्पात की फैक्ट्री है, वो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वो प्राइवेट निजी हाथों से शुरू हुआ था और 1907 में उसकी शुरुआत की गई थी। वो कहाँ था? साकची में था। झारखंड में एक जगह है साकची, जो खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर है। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। ये जमशेद जी टाटा के नाम पर
इनके सम्मान में रखा गया। साकची को जमशेदपुर कर दिया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। और नीचे ये साकची का यानी जमशेदपुर का नक्शा दिया गया है। ये स्वर्णरेखा नदी जा रही है, ये खरकई नदी है, इस दोनों के संगम पर ये बसा हुआ है टाटा इस्पात कंपनी का काम। और ये टाटा नगर जिसको जमशेदपुर बोलते हैं, जमशेदपुर ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन पास में है। तो एक नक्शा दिया गया है। जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया से कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क। ये टिस्को को फ़ायदा क्या था यहाँ रहने से, जमशेदपुर जो साकची जगह है वहाँ, तो वहाँ सबसे पहला था कि टिस्को को झरिया से कोयला मिल जाता था और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क मिल जाता था। चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त हो जाता था यहीं से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। मतलब आपको था कि कच्चा माल मिल जाता था आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, और कोयला मिल जाता था आपको झरिया से। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए। इसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु, अभी कुछ करना सीखे, एक काम दिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। एटलस की सहायता से भारत के कुछ लोहा इस्पात उद्योग खोजें एवं भारत की रूपरेखा मानचित्र पर उसकी स्थिति चिन्हित करें। साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। यहाँ एक चीज़ है, इसको देखेंगे। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक के नाम सुपीरियर, ग्रेट लेक के नाम सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन 5 झीलों से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रभाव पर स्थित है। आपको ये ध्यान देना है, ग्रेट लेक्स जो दुनिया में जाना जाता है वो ग्रेट लेक्स 5 लेकों को मिलके बना है। वो लेक्स जो है ग्रेट झील, वो 5 झीलों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 झीलों का नाम है सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील और ईरी झील। इन सबको मिलाने के बाद ग्रेट लेक्स बनता है। और इस ग्रेट लेक्स में जो सुपीरियर झील है वो सबसे ऊंचा है। अब है पीटर्सबर्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात, अपने यहाँ तो जमशेदपुर है, उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर पीटर्सबर्ग है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा के लोहे के खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग में लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स मार्ग आता है, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे। वो 5 झील, यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से भी लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। यह मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी के घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीन उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं।
अब दूसरा उद्योग है इस्पात उद्योग के बाद सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुआई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं रेशे, प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लीलन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि मानव रेशे निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है इस रेशे के बारे में, एकदम ही पक्का ध्यान रखना। प्राकृतिक रेशा कौन कौन सा है? सिल्क, कपास, लिनन और जूट। जबकि मानव निर्मित जो है सिंथेटिक जो है वो कौन कौन सा है? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट की केलिको तथा बुरहानपुर का जरी। तो ये याद रखना है आपको कि ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम का छीट, कालीकट का केलिको तथा बुरहानपुर का जरी। बुरहानपुर व बड़ोदरा की सुनहरी जरी। बुरहानपुर और बड़ोदरा की सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र उत्पाद महंगा और बनाने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। ये याद रखना है। पहला अपने यहाँ कब लगा मिल? मुंबई में 1854 में। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्चे कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। वस्त्र उद्योग के केंद्र के बारे में बताया जा रहा, खास करके सूती वस्त्र, जिसमें कोयम्बटूर शामिल है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडुचेरी, पानीपत और कुछ महत्वपूर्ण केंद्र शामिल है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गलेस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद बंद हो गया। तो असल में 1854 वाला माना जाता है, क्योंकि बंद नहीं हुआ, चलते रहा। 1818 वाला तो फोर्ट गलेस्टर लगा और फिर बाद में बंद हो गया कलकत्ता में। ये दिखाया गया है प्रमुख सूती वस्त्र और विनिर्माण प्रदेश दुनिया में। भारत में भी दिखाया गया है और बाकी दुनिया में भी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब है अहमदाबाद। क्या आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। 33% हिस्सा तो हम लोग अपने उत्पादन का एक्सपोर्ट ही कर देते हैं। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद।
अनुकूल अवस्थिति के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक से मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने एवं और सूती वस्त्र के निर्यात में सुविधा प्रदान करता है, परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद के मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। अब एक ओसाका जगह है, जैसे अहमदाबाद को क्या है, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए नाम नहीं जाना जाता है, वो इंग्लैंड का है। क्रियाकलाप दर्जों की दुकान के विभिन्न प्रकार के कपड़ों और टुकड़ों की इकट्ठा कीजिए तथा उसमें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों को वर्गीकृत कीजिए। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर और ओसाका जापान का मैनचेस्टर। सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ है। चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि सुनिश्चित कराता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कटाई और बुनाई के लिए बहुत उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। नदी का नाम अगर ध्यान रख सकते हैं तो रखिएगा, योडो नदी। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास ओसाका का क्या है, वस्त्र मिल उद्योग वहाँ के इम्पोर्टेड कपास पर निर्भर करता है। वहाँ उनकी कपास की खेती ओसाका यानी जापान और जापान के आसपास नहीं है। ओसाका और ओसाका के आसपास और जापान में नहीं है। वो कपास कहाँ से मंगवाते हैं, मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। कपास परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो ये कुछ सवाल है कि उद्योग क्या है। तो उद्योग आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर शामिल है। वह कौन से मुख्य तथ्य उद्योग व्यवस्थिति को प्रभावित करते हैं। वो 7 चीज़ जो हम बताए थे, बाजार है, पूंजी है, श्रम है, विद्युत है, सड़क है, संरचना है ना, ये सब है। कौन सा उद्योग है, धानिक उद्योग का मेरुदंड। लोहा उद्योग को कहते हैं, इस्पात उद्योग को मेरुदंड कहा जाता है। कपास उद्योग मुंबई में तेज़ी से क्यों विकसित हुआ, क्योंकि वहाँ श्रमिक उपलब्ध थे, क्योंकि वहाँ जलवायु उपलब्ध थी, क्योंकि वहाँ कच्चा माल का उत्पादन होता था, खेती होती थी, फिर वहाँ के पोर्ट्स मशीन के लिए और एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया था। तो ये तो फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। तो फोर्ट गैलेस्टर पश्चिम बंगाल में है। फोर्ट गैलेस्टर ऐसे सुनने से नाम लगता है कि कहीं बाहर का होगा, लेकिन 1818 में जो पहली मिल स्थापित हुई थी कपड़ा मिल सूती के लिए, यही फोर्ट गैलेस्टर थी, जो बंद हो गई। इसमें प्राकृतिक रेशा कौन है, नायलॉन तो कृत्रिम है, एक्रेलिक कृत्रिम है, जूट। तो यही सब है। अब आगे ये हिंदी वाला हो गया, अब अंग्रेजी वाला पढ़ के डाल देंगे, मतलब पढ़ा के डाल देंगे।